ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 19वें G20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की G20 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में। भारत ने न केवल एक सदस्य के रूप में बल्कि 2023 में मेजबान देश के तौर पर भी वैश्विक आर्थिक शासन, विकास, जलवायु परिवर्तन और समावेशी वृद्धि पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में क्या अहम कदम उठाए और कैसे उसने वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया। साथ ही चर्चा करेंगे भारत और ब्राजील के मजबूत होते रिश्तों पर। G20 शिखर सम्मेलन में कौन कौन से मुद्दे ऐसे होने वाले हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इस पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो प्राथमिकता है वो आर्थिक इश्यूज को लेके है, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, डेट सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल डिवाइड, इन सब चीजों को लेके है। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं वो भी इस संदर्भ में उठते हैं। वो सब महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके बारे में वहां चर्चा अवश्य हो। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रणनीतिक विश्लेषक हर्ष वी पंत। हर्ष जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हर्ष जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत G20 का एक सदस्य होने के बाद एक सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और साथ ही विश्व में सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो उसके नाते G20 में और उसकी चर्चाओं में भारत की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और कैसे निखर के सामने आती है? देखिए, भारत कई वर्षों से अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट में, और खासकर जो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स हैं जो हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से डिफंक्ट होते जा रहे हैं। ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है, जो बड़े देश हैं उनकी आपसी जो रणनीतिक दावेदारी है उसके चलते कहीं पर जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उहापोह की स्थिति है कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो वैश्विक समस्याएं हैं, उनके लिए कोई फ्रेमवर्क प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। और लगातार एक ऐसी हम स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर जो तनातनी है बड़ी शक्तियों के बीच में उसने एक शैडो कास्ट कर रखी है। और उसके चलते जो भारत ने किया पिछले साल अपनी प्रेसिडेंसी में G20 की, वो बड़ा महत्वपूर्ण था कि एक तरफ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, एक तरफ वेस्ट एशिया में समस्याएं तो उसके बाद शुरू हुई, लेकिन कहीं पर जो भारत ने अपनी जो कोशिश करी और एक बड़ी महत्वपूर्ण कोशिश ये करी कि वो जो वैश्विक शक्तियां थी, बड़े बड़े जो देश हैं, उन सबको एक जगह पर लाकर उसने ये मैसेज दुनिया को देने की कोशिश करी कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो एक तरह से ग्लोबल साउथ है, उसकी आवाज को सुना जाए, उसकी आवाज को दरकिनार करके हम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को नहीं चला सकते। और एक तरह से G20 को, मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क को एक रिवाइवल दिया। वो मुझे लगता है भारत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि जहां पर सारी शक्तियां जो आपस में भिड़ रही थी उनको एक साथ लाकर एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकाला, जिसमें कि हमने ये जरूर अंडरस्कोर किया कि अभी दुनिया की स्थिति थोड़ी खतरनाक है, थोड़ी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वैश्विक समस्याएं, उनसे जूझना है तो उसके लिए दुनिया को साथ आना होगा। और चाहे उसमें हमने डेट की बात हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, या डेवलपमेंट फाइनेंसिंग और एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो, इन सारी बातों को भारत ने अपने स्तर पर आगे बढ़ाया और सारे देशों को लामबंद करने में सफल हुआ। और अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप देने में भी भारत का बहुत बड़ा रोल रहा G20। भारत ने 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के विषय के तहत की थी। जैसा कि अभी आपने भी जिक्र करा कि अफ्रीकन नेशंस को भी साथ लाए, और इस विषय का क्या महत्व है और जब भारत इस तरीके के विषय के साथ आता है तो वैश्विक सहयोग के दृष्टिकोण से ये कैसे दर्शाता है, साथ ही जब हम ग्लोबल साउथ की भी बात करते हैं? भारत कई वर्षों से ये बात कहता आ रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, उनको हम अगर केंद्र में रखकर डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाएंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे। और बड़ी शक्तियों के बीच में यूक्रेन युद्ध के बाद से, उससे पहले जब चीन और पश्चिमी देशों के बीच में जो परेशानियां चल रही हैं उनको देखते हुए जब ये सिचुएशन खड़ी हुई है, उसमें कहीं पर जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनको ग्लोबल गवर्नेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनकी आवाज दबा दी जाती है। तो उसको लेकर भारत आया था अपनी G20 प्रेसिडेंसी में। भारत ने ये बात पटल पर रखी दुनिया के ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो
वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सबसे कमजोर देश हैं, सबसे गरीब देश हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हमको टैकल करना होगा। और अगर हम उनकी समस्याओं को टैकल नहीं करेंगे, जो हमारी समस्याएं हैं, जो बड़े देशों की समस्याएं हैं, उनको भी टैकल करने में हम सक्षम नहीं होंगे। तो जब भारत ये बात करता है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई, इस बात को लेकर सामने आया कि दुनिया के सारे चैलेंजेस, चाहे वो एनवायरमेंटल चैलेंज हो, इकोनॉमिक चैलेंज हो, जियो इकोनॉमिक चैलेंज हो, चाहे वो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैलेंज हो, जेंडर के चैलेंज हो, तकनीक के चैलेंज हो, वो सारे चैलेंजेस, वो सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं आपस में। अगर बड़े देश ये समझते हैं कि वो एनवायरमेंटल चैलेंजेस को या जेंडर या तकनीक के चैलेंज को अपने लेवल पर ही टैकल कर पाएंगे, तो ये गलतफहमी है। और इसीलिए भारत ने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीकन यूनियन को फुल मेंबरशिप मिले G20 की, और G20 का दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसा कोई और प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज एक साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो वो जो एक ब्रिज का रोल भारत ने प्ले किया ईस्ट और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन भारत का रहा। और उसके चलते ही कुछ जो आगे हमने पॉलिसीज देखी, चाहे वो ग्रीन ट्रांजिशन की बात हो, डेट रिडक्शन की बात हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, वो सारी पॉलिसीज उसी के तहत बनकर बाहर आ पाई। अभी आपने जिक्र करा रूस और यूक्रेन युद्ध का, तो रूस यूक्रेन युद्ध जैसे भू राजनीतिक तनाव जब शिखर सम्मेलन में प्रमुख मुद्दे रहे, तो भारत ने इस संवेदनशील मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों को एकत्रित करने में और बहुपक्षीय संवाद को बढ़ावा देने के लिए कैसे नेतृत्व किया, क्या भूमिका रही? जब भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली थी तो वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था। कई बड़े देश तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे जी। तो उस समय ये कल्पना कर पाना कि सारे देश एक साथ आ जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर कंसेंसस बन पाएगा जो दुनिया को ग्लोबल गवर्नेंस के मुद्दे पर एक नई दिशा दे पाएगा, बड़ा मुश्किल था उस समय। लेकिन वही भारत ने अपनी जो लीडरशिप दिखाई, उसमें भारत ने यही करके दिखाया। तो जब भारत का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो G20 का था, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कई ऐसे मुद्दे जो बड़े डिफिकल्ट मुद्दे थे, बड़े चैलेंजिंग मुद्दे थे, उन मुद्दों को भारत ने ये कोशिश करी कि उन मुद्दों को किसी तरह से एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच उन मुद्दों के साथ भारत जोड़ पाए। उसको जोड़ने में भारत ने और देशों को जोड़ने की कोशिश करी। जो भारत ने अप्रोच लिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भारत ने शुरू से ये बात कही कि भारत जो G20 की लीडरशिप ले रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं ले रहा है, वो भारत वहां पर ग्लोबल साउथ के जो गरीब कमजोर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके मुद्दे भारत उठाना चाहेगा। और इसीलिए आपको याद होगा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट भारत ने किया था, जहां भारत ने बात ग्लोबल साउथ के देशों से कही कि आप हमें बताइए कि हम आपके कौन से मुद्दे दुनिया को आप चाहते हैं कि G20 में उठे और हम G20 में आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, आपके मुद्दों को ले जाएं, जिस तरह से आप चाहते हैं, जो लीडरशिप आप चाहते हैं वो आपको मिले, हम वो देने की कोशिश करेंगे। तो उससे मुझे लगता है एक प्रेशर बना बड़ी शक्तियों के ऊपर कि जब दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका इस बात को लेकर भारत को सपोर्ट कर रहा था कि भारत की जो आवाज है वो न सिर्फ भारत की आवाज बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज बन के आए, जो दुनिया में डिविजन्स हैं उनको बांटने में कहीं पर थोड़ा बहुत सफल हो पाए। तो उसको चलते जो दबाव भारत बना पाया दूसरे देशों पर, मुझे लगता है वो अपने आप में एक सफल लीडरशिप के तौर पर भारत ने प्रोजेक्ट किया। और उसी का नतीजा है कि आज जब ब्राजील में जो G20 चल रहा है उसमें भारत की जो लीडरशिप, उसको देखकर एक ऑप्टिमिज्म है कि चाहे अभी दुनिया में भू राजनीतिक परेशानियां और भी बढ़ गई हैं, वेस्ट एशिया में भी परेशानी बढ़ गई, तो अभी हम कई युद्ध की बात कर रहे हैं, कई फॉल्ट लाइन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऑप्टिमिज्म भारत की जो लीडरशिप ने दिया दुनिया को कि इन डिविजन्स के बावजूद ये पॉसिबिलिटी है कि दुनिया के देश एक साथ आ पाएंगे और एक साथ कुछ कंसेंसस बना पाएंगे। जी, इससे पहले हम भारत और ब्राजील के रिश्तों पर चर्चा शुरू करें, लेकिन आपकी बात में से मुझे एक चीज ध्यान आ रही है। अभी आपने जिक्र करा कि भारत ने जब मेजबानी संभाली थी तब कई सारे देशों को साथ लाना बड़ा मुश्किल था, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी चर्चा हुई, तो इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें और हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या था। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हुआ, भारत मिडिल ईस्ट के जो देश थे वो, इसमें कि सऊदी अरब, UAE और इजराइल साथ आए, उसके बाद अमेरिका और यूरोप। तो आप देखिए कितनी बड़ा एक क्षेत्र और एक ऐसा एरिया जहां पर डिविजन्स ही डिविजन्स हैं, उन सारे देशों को भारत एक तरह से जोड़ने में कामयाब रहा, एक ऐसा प्रोजेक्ट देने में कामयाब रहा जो कि बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। सऊदी अरब, UAE और इजराइल और जॉर्डन जैसे देश जुड़ जाते हैं तो ये मिडिल ईस्ट के लिए एक परिकल्पना है मिडिल ईस्ट की, जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये ड्राइवर्स बन जाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के। और ये ग्रोथ को भारत से लेकर यूरोप तक जोड़ने की जो परिकल्पना
परिकल्पना हुई, वो मुझे लगता है बड़ी एक रेवोल्यूशनरी उस इमेजिनेशन रहा। उसमें ये जरूर अभी थोड़ी सी समस्याएं जो चल रही हैं मिडिल ईस्ट में, उसके चलते थोड़े से मजबूर हैं और एक जो अभी परेशानियां हैं उनसे जूझ रहे हैं कि आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को किसी भी देश ने, चाहे वो सऊदी अरब हो या यूएई हो, खारिज नहीं किया है। वो अभी भी एक ऑप्टिमिज्म जो वहां पे मिल रहा है, उसी बात को लेकर मिल रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस पूरे रीजन में, और भारत से लेकर यूरोप तक जो एक जोड़ने की कड़ी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो परिकल्पना की गई है, उसको लेकर अगर ये सारे देश जुड़ते हैं तो उससे कई रीजन्स ऐसे हैं जो न सिर्फ कनेक्ट हो पाएंगे बल्कि एक दूसरे की जो इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका बेनिफिट भी उनको मिल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे और G20 शिखर सम्मेलन के लिए हम तैयार हैं। अब आप किस प्रकार से भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आने वाले समय में और इस दौरे से और मजबूत होता हुआ देख रहे हैं? ब्राजील और भारत है वो दो बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं ग्लोबल साउथ की, तो उनके बीच में उनका रोल इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम भी डिस्कस कर रहे थे कैसे भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी से एक नया रोड मैप बनाया, एक नया खाका तैयार किया ग्लोबल गवर्नेंस के लिए। ब्राजील भी अपना एक अप्रोच है ब्राजील का, जिसमें उसने 3 पिलर्स की बात करी है, एनर्जी ट्रांजिशन, डेट रिडक्शन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और हंगर एंड पॉवर्टी की बात जो वो कर रहा है। उसके चलते मुझे लगता है कि कोशिश ये है कि ग्लोबल साउथ की जो आवाज है वो मजबूत हो, ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो मजबूत हो, और ग्लोबल साउथ का जो इम्पैक्ट है ग्लोबल गवर्नेंस के एजेंडा पर वो ज्यादा मजबूत। वो मुझे लगता है भारत और ब्राजील को एक साथ लाने में भी कामयाब रहा है, और भारत और ब्राजील के संबंध अच्छे रहे हैं, आगे भी अच्छे रहने की उनकी संभावना है। दोनों ही अगर आप देखिए एनर्जी सिक्योरिटी में दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ रही है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी और टेक्नोलॉजिकल जो कोऑपरेशन है उसमें भी दोनों देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राजील का लैटिन अमेरिका में जो महत्व है और भारत का जो हिंद प्रशांत में जो महत्व है उसको इग्नोर नहीं किया जाता है, और दोनों ही देश एक दूसरे के साथ और जुड़ने की और ज्यादा काम करने की लगातार कोशिश जो कर रहे हैं। मुझे लगता है इस G20 शिखर सम्मेलन के बाद उसमें और एक्सेलरेशन आने की संभावना बढ़ जाएगी। हर्ष जी, भारत और ब्राजील का जो व्यापार है वो 2024 में तकरीबन 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच गया है। तो ये जो वृद्धि है इसमें कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र रहे जिन्होंने भूमिका निभाई? एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल तो ब्राजील का जो रोल है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में वो रहा। जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स होते हैं ब्राजील से, ब्राजील के हिंदुस्तान को, वो मुझे लगता है $1 बिलियन के राउंड अबाउट रहे हैं। और क्योंकि भारत डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है, भारत एनर्जी इंडिपेंडेंस का मतलब भारत के लिए है एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। भारत चाहता है कि एनर्जी सोर्सेज ज्यादा हो, तो इसके लिए वो ब्राजील को भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में देख रहा है। और जो भारत की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ONGC विदेश लिमिटेड है, वो ब्राजील के एनर्जी सेक्टर में भी काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें तो ब्राजील एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन भारत के लिए बन रहा है। जो रिन्यूएबल एनर्जी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एथेनॉल की हम बात करते हैं, एथेनॉल प्रोडक्शन की, तो वो भी भारत ने उसके लिए अपना बड़ा एम्बिशियस एक टारगेट रखा है। और दोनों ही देश, क्योंकि ब्राजील बहुत एक लीडर है एथेनॉल में, उस लीडरशिप को भारत के साथ कैसे साझा कर पाएगा। तो जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ 2023 G20 समिट में, उसको लेकर दोनों देश काफी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट भारत और ब्राजील के बीच में रहा है वो फूड सिक्योरिटी का रहा है, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का रहा है। दोनों ही ने बहुत समय से एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन किया है, और आगे आने वाले समय में भी एक कोऑपरेशन आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि एग्रीकल्चर दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो इसमें एलिमेंट है वो है लिथियम का, जो कि ब्राजील एक की मार्केट है लिथियम का, और उसको लेकर कैसे ज्यादा काम किया जाए, इस पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, ये भारत के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और ब्राजील इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। तो हम अगर देखें तो काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो एक बड़ा रोल भारत और ब्राजील के रिलेशनशिप में प्ले करते हैं, और उन सारे सेक्टर्स को, खासकर जो बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप है उसको बेस करके अगर हम आगे आने वाले समय में ब्राजील और भारत के संबंधों की बात करते हैं तो ये सारे सेक्टर्स बहुत क्रिटिकल रोल्स में प्ले करेंगे। तो श्रोताओं, अब वक्त है आज की इस चर्चा को यहीं विराम देने का, और हर्ष जी, आप आकाशवाणी के साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 19वें G20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।